सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है और मैं आ गया हूँ चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्यष्टि और समष्टि के बीच में अंतर। पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस कर लिया था, तो इसके बाद हम करेंगे कि बचत क्या है, बचत के बारे में जानेंगे कि बचत कैसा है व्यष्टि स्तर पर और समष्टि स्तर पर, और समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र मतलब हम जानेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और साथ में हम क्यों पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र को। फिर उसके बाद आता है 1930 की महामंदी, और फिर उसके बाद आता है निम्न स्तरीय संतुलन जाल। तो एक एक करके हम सभी को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, व्यष्टि अर्थशास्त्र हमने 11th में पढ़ा था। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है कि छोटे स्तर पर हम जब छोटे स्तर पर क्या करते हैं, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर हम जब अर्थव्यवस्था के आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे हम व्यक्तिगत मांग की बात करते हैं तो वो हो जाता है, और व्यक्तिगत पूर्ति हो जाती है, रोजगार की समस्या, और एक उपभोक्ता की संतुलन हो जाता है, और एक उत्पादक का संतुलन। तो ये होता है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब उसके बाद जानते हैं हम कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। तो दोनों के बीच में अंतर जानने से पहले हमने ये जान लिया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो आज हम इसमें डिफरेंस जानते हैं। तो पहला जो है हमारा वो अध्ययन का आधार, मतलब अध्ययन का आधार क्या होना चाहिए। तो अध्ययन का आधार जो होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पे होता है। यानी कि चीज़ों को हम जो भी होती है व्यक्तिगत, इसमें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर हम अध्ययन करते हैं आर्थिक समस्याओं का। परंतु जब समष्टि की बात करते हैं तो वहाँ पर हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखते हैं। फिर उसके बाद आर्थिक चर होता है, जो होता है उसमें व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत पूर्ति होता है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और इसमें जो होता है समष्टि में वो समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति, समग्र मांग और समग्र पूर्ति। उसके बाद आ जाता है हमारा आर्थिक एजेंट। तो आर्थिक एजेंट से क्या मतलब है। आर्थिक एजेंट का मतलब है कि वह लोग जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, वह लोग या संस्थाएं जो लोग आर्थिक निर्णय लेते हैं या जो संस्थाएं आर्थिक निर्णय लेते हैं वो आर्थिक एजेंट कहलाते हैं। जैसे आप और मैं, आपके पास अगर 10 रुपये हैं तो आप उस 10 रुपये को कहाँ खर्च करोगे ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसका निर्णय करेंगे, तो आप एक आर्थिक एजेंट है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र पे अगर जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट अपने लाभ के लिए, यानी उपभोक्ता, उत्पादक, आप, मैं, अपनी लाभ के लिए आर्थिक निर्णय लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है समष्टि अर्थशास्त्र में संस्थागत जो आर्थिक एजेंट होते हैं वो संस्थागत क्या होते हैं, संस्थागत आर्थिक एजेंट आर्थिक निर्णय लेते हैं। जैसे आरबीआई और SEBI। फिर उसके बाद आती है सामूहिकता की मात्रा। सामूहिकता की मात्रा में की बात करें तो यहाँ पर हम कहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में सीधा सीधा कहने का मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में बहुत कम होती है, और जो समष्टि अर्थशास्त्र में होती है सामूहिकता की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाओ हम अब हमने क्या कर लिया, सामूहिकता की मात्रा हो गया हमारा। तो अब आ जाते हैं 1 सेकेंड। सो टॉपिक नंबर 5 है मान्यताओं का समूह। तो इससे अभिप्राय क्या है कि इसका मतलब ये है कि कुछ जो मान्यताएं होती हैं समष्टि अर्थशास्त्र की वो व्यष्टि में स्थिर होती हैं। जैसे ये स्थिर है, कुल उत्पादन और रोजगार। परंतु यही बात करें, कुछ मान्यताएं जो व्यष्टि स्तर पे होती हैं वो परिवर्तनशील होती हैं, परंतु यहाँ पर स्थिर होती हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। और इसी का अपोजिट कर दें, जैसे कि कुल समष्टि अर्थशास्त्र में जैसे ये कुल उत्पादन और रोजगार क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। कुल उत्पादन और रोजगार परिवर्तनशील होता है, परंतु यहाँ पर व्यष्टि में अगर बात करें तो ये होता है हमारा स्थिर। तो यही हो जाता है। फिर उसके बाद आता है केंद्र समस्याएं, कि केंद्र समस्याएं क्या हैं। तो केंद्र समस्याएं जो होती है व्यष्टि स्तर पर, व्यष्टि अर्थशास्त्र में संसाधनों का आवंटन होता है हमारा, जो केंद्र समस्याएं होती है। परंतु क्या होता है कि
यहाँ पर समष्टि की बात करें, व्यष्टि में तो संसाधनों का आवंटन हो गया, और समष्टि की बात करें तो उत्पादन और रोजगार को संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संपूर्ण स्तर पर निर्धारित करना हमारे लिए बहुत कठिन होता है, एक देश के लिए कठिन होता है। तो वो हमारी आर्थिक जो केंद्रीय समस्या बन जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अध्ययन की विधि। क्या है अध्ययन की विधि? तो अध्ययन की विधि का मतलब है कि हम अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में अध्ययन करते हैं तो उसकी विधि क्या है। तो अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ती है आंशिक संतुलन विश्लेषण, और अगर वहीं हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो वहाँ पर सामान्य संतुलन विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। आगे हम इन दोनों आंशिक संतुलन और सामान्य संतुलन विश्लेषण के बारे में आगे जानेंगे। अभी हम टॉपिक नंबर 8 जो है बचत। बचत का मतलब क्या है? आप सभी जानते हैं बचत का मतलब है कि पैसों को कुछ बचाना अपने जो भी खर्च से, और उनको भविष्य के लिए बचाना। तो ये होता है बचत। और बचत जो होता है व्यष्टि स्तर पर अच्छा होता है और समष्टि स्तर पर विरोधाभास यानी कि श्राप होता है, बेकार होता है। आज के लिए बस इतना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें इस वीडियो को, और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और साथ ही में नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो मिलते हैं पार्ट 3 में।